वेलकम टू फ्यूचर कोचिंग। देखिए बच्चों, जो आपकी बीएड सेकेंड ईयर की सीरीज़ चल रही थी क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल यानी समावेशी विद्यालय का सृजन, उसको हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो इसका हम लोग पहली यूनिट पढ़ा रहे थे। इसमें मैंने ये क्वेश्चन बता दिया था आपको, समावेशी शिक्षा क्या होती है। तो आज जो मैंने क्वेश्चन उठाया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि शिक्षा की मुख्य धारा के घटक कौन कौन से होते हैं, यानी कंपोनेंट्स ऑफ मेन स्ट्रीमिंग। ये जो क्वेश्चन है आपका 2019 में आ चुका है। तो शुरू करने जा रहे हैं हम लोग। देखिए इसमें क्या कहा है कि 3 घटक होते हैं इसके। एक तो है शिक्षा में एकीकरण यानी इंटीग्रेशन इन एजुकेशन। दूसरा है आपका एजुकेशन प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग यानी शैक्षिक नियोजन तथा कार्यक्रम। थर्ड वाला है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यानी उत्तरदायित्वों का स्पष्टीकरण। अब देखिए इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है। एकीकरण का मतलब किसी किसी चीज़ को जोड़ना। तो एकीकरण का मतलब है पृथक्करण के विपरीत। पृथक्करण मतलब देखिए किसी चीज़ को अलग करना। तो पृथक्करण में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका एक स्कूल है, उसमें कुछ बच्चे होंगे बहुत होशियार, कुछ बच्चे होंगे कुछ कमज़ोर, मानसिक रूप से कमज़ोर, कुछ शारीरिक रूप से अपंग। तो क्या होता है पृथक्करण में, जो बच्चे आपके अपंग हैं मानसिक रूप से चाहे शारीरिक रूप से, उनको सामान्य बच्चों से अलग कर देना, ये तो हो गया पृथक्करण। यानी देखिए एकीकरण पृथक्करण के विपरीत होता है। पृथक्करण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विशिष्ट बालकों को जो शारीरिक रूप से बाधित बालकों की श्रेणी से अलग रखा जाता है, यही पृथक्करण है। विशिष्ट शिक्षा संस्थानों में अपंग बालकों को सामान्य बालकों से पृथक करके विशिष्ट समूह की शिक्षा दी जाती है। अब भाई इन बच्चों को अलग कर दिया गया तो उनकी शिक्षा भी अलग हो जाएगी, ठीक है। और ये क्या होता है, जब बच्चे अलग हो जाते हैं तो उनके अंदर आपस में भावना पैदा हो जाती है कि हम एक दूसरे का सहयोग करें, कि सिर्फ हम ही लोग एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे हैं जो बहरे हैं, अंधे हैं, गूंगे हैं, इस तरह के बच्चे आपस में साथ में पढ़ रहे हैं, तो उनके अंदर एक दूसरे के लिए सहानुभूति जाग जाएगी। लेकिन एक चीज़ समझिए, इससे वो लोग समाज से तो कट जाएंगे। भाई आप पढ़ा रहे हो उन्हें अलग, ये बात ठीक है, लेकिन जब वो बड़े होंगे क्या वो ऐसा ही होगा कि उनको समाज में सब लोग अंधे ही मिलें या सब लोग बहरे ही मिलें? ऐसा तो नहीं है। उन्हें मिलेंगे तो हर तरीके के लोग। तो हम लोगों का मानना ये है कि उन्हें ऐसा एकीकरण किया जाए, शिक्षा में ऐसा एकीकरण किया जाए कि वो बचपन से ही समाज में रहना सीख जाएं, ठीक है। तो इसीलिए क्या है एकीकरण, इसके विपरीत ऐसी प्रक्रिया है जो अपंग बालकों को, जो मतलब बालक अपंग है, अंधे काने बहरे या किसी भी तरीके से अपंग है, उनको सामान्य बालकों के साथ मतलब पढ़ने की अवसर प्रदान किया जाए। इससे क्या होगा, इससे उनका मतलब जो वातावरण होगा ज़्यादा प्रभावशाली होगा, ठीक है। वो समाज में रहने लायक बन जाएंगे। ये समाज में एवं सामान्य विद्यालयों में अन्य समान बालकों के समान स्वरूप में देखे जाते हैं तथा कार्यों के लिए समान तथा बराबर के भागीदार के रूप में समझे जाते हैं, ठीक। इससे क्या होगा, जब वो सबके साथ रहेंगे तो वो उनको भी लगेगा कि हम भी बराबर के हकदार हैं समाज में, ठीक है। यह क्रिया समान व अपंग बालकों के मध्य शारीरिक दूरी को कम करके प्रारंभ होती है। अब देखिए जो बच्चा मतलब अपंग है और जो नॉर्मल बच्चा है वो साथ में रहेगा तो उनकी कोई शारीरिक दूरी कम होगी, उनमें दोस्ती होगी, बातचीत बढ़ेगी, ठीक है। इससे क्या होगा, यह प्रक्रिया सुविधाओं की आपसी भागीदारी बढ़ाकर तथा सामाजिक विषमताओं को कम करते हुए निरंतर जारी रहती है। मतलब ये कंटिन्यू रहती है, प्रोसेस खत्म नहीं होती है। भौतिक और सामाजिक दूरियों के प्रति शिक्षण सामाजिक एकीकरण को स्थापित करता है, जिसके कारण समूह या समुदाय में बालकों की समान भागीदारी होती है। अब इससे क्या होगा, जो भौतिक है या सामाजिक दूरियां हैं ये सब खत्म कर देगा। जब बच्चे साथ में पढ़ेंगे तो उनमें उनका आपस में एक दूसरे के बारे में सोचेंगे समझेंगे, तो सामान्य बालक भी सोचेंगे कि हाँ इनको ये प्रॉब्लम है, हमें इनका साथ देना चाहिए, और उनमें दोस्ती की भावना आएगी। तो एकीकरण मुख्य धारा की मूलभूत आवश्यकता है, बहुत बड़ी आवश्यकता है ये, ठीक है। और ये सामाजिक अनुदेशात्मक सांसारिक तीन होने चाहिए। मतलब इसमें लगभग 2 से 6 घंटे तक बच्चों को साथ में रखना चाहिए स्कूल में, ठीक है। तो 2 से 6 घंटे तक साथ में रहना चाहिए। सांसारिक एकीकरण के साथ साथ सामाजिक अनुदेशात्मक एकीकरण भी होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये नहीं कि सिर्फ सांसारिक एकीकरण हो रहा है, समाज में कैसे रहना है ये सब होना चाहिए। विशिष्ट बालकों को अपने सहपाठियों एवं अधिकारियों द्वारा स्वीकार किए जाना चाहिए। मतलब जो बच्चे हैं जो अलग हैं, अपंग हैं, उनको अपने जो उनके सहपाठी साथ में पढ़ते हैं बच्चे, वो भी इन्हें स्वीकार करें, उनके जो टीचर्स हैं वो भी इन्हें स्वीकार करें, तभी उनकी भागीदारी हो पाएगी समाज में, वरना उनकी समाज में कोई भागीदारी नहीं हो पाएगी। भाई देखो नॉर्मल सी बात है, अगर कोई बच्चा है, ठीक है, वो अपंग है, वो किसी क्लास में पढ़ रहा है, उसमें और नॉर्मल बच्चे भी पढ़ रहे हैं, अगर नॉर्मल बच्चे उसे नीची नज़रों से देखेंगे कि ये हमारे साथ पढ़ने लायक नहीं है, या टीचर सोचेंगे कि इसे क्या समझ में आएगा, हम क्या पढ़ाएं इसे, तो वो बच्चा कभी ऐसा नहीं हो पाएगा कि हाँ उसकी कोई समाज में भागीदारी नहीं हो पाएगी। टीचर को ये सोचना चाहिए कि हाँ हम इसे ऐसा पढ़ाएं कि इसके ये भी अपना जो है रोल अदा कर पाए क्लास में, ठीक है। फिर आपका दूसरा क्या है, एजुकेशनल प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग यानी शिक्षक नियोजन तथा कार्यक्रम। अब ऐसा नहीं है कि शिक्षा, इसमें देखिए क्या है कि शिक्षा की मुख्य धारा की सफलता के लिए, मतलब अगर मुख्य धारा को हमें सफल करना है तो ये नहीं कि विशिष्ट बालक को सामान्य बालक में बस पढ़ा दिया,
या रख दिया, ऐसा नहीं है। इसके अलावा हम लोग को ध्यानपूर्वक कार्यक्रम बनाना चाहिए कि कैसे बालकों को हम लोग मतलब पूरी प्रोग्रामिंग करनी चाहिए, कि प्लानिंग करनी चाहिए कि ऐसे ऐसे पढ़ाना है। ऐसे बालकों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दृष्टिकोण से विशिष्ट कार्यक्रम बनाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि जिससे बाधित बालक सामान्य कक्षा में अपनी भागीदारी को पूर्ण रूप से लाभ उठा सके। मतलब जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है जिसे कम सुनता है, उसके लिए हम लोग क्या करना है, हमने ऐसा नहीं किया, हमने उठा के उसे नॉर्मल बच्चों की क्लास में रख दिया। अब उसको तो कम सुनता है, बाकी बच्चों को सही सुनता है, तो हम लोग को कुछ ऐसा करना चाहिए कि हम लोग विजुअल्स चीज़ें ज़्यादा दिखाएं। जैसे बोर्ड पे जैसे हम लोग पढ़ाते हैं तो उसे बड़ा बड़ा लिखें और समझाने की कोशिश करें उसे अच्छे से, ताकि वो भी पूरा लाभ उठा सके। ये नहीं कि वो बैठा है उससे कोई मतलब नहीं है, बस बैठा दिया साथ में, बच्चों के पढ़ा रहे हैं अपनी मर्जी से। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके लिए सामान्य कक्षा अध्यापकों तथा बालकों को मतलब सबको ध्यान देना चाहिए। लास्ट क्या है आपका, क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या देखिए 2 टाइप के शिक्षक होते हैं। एक तो आपका साधारण शिक्षक हो गया, ठीक है, सामान्य अध्यापक हो गया। दूसरा क्या हो गया आपका संसाधन युक्त शिक्षा विदों। कई बार क्या होता है कि दोनों टीचर जो होते हैं, दोनों टीचर्स को लगा दिया जाता है बच्चों के ऊपर, कि सामान्य अध्यापक भी देखेगा और कभी कभी बच्चे को साधन की जरूरत पड़ जाती है, ठीक है। तो संसाधन युक्त शिक्षा भी वो जो शिक्षक होगा वो भी आ जाएगा। लेकिन जब दोनों सामान्य अध्यापक और संसाधन शिक्षाविद साथ साथ बालकों को शिक्षा देते हैं तो उनमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि भाई हमारा रोल क्या है। सामान्य शिक्षक सोचेगा कि हम अपने हिसाब से पढ़ाएं, और जो संसाधन युक्त होगा वो सोचेगा हम अपने हिसाब से पढ़ाएं, ठीक है। मतलब उनको कंफर्म नहीं रहेगा ना। तो ये हम लोग को ये देखना चाहिए कि उनको अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होनी चाहिए। सामान्य अध्यापक को ऐसे पढ़ाना है कि बच्चे को यह एहसास हो कि हम सामान्य हैं, हम नॉर्मल हैं। और जो संसाधन युक्त है उसको बच्चे की तभी हेल्प करनी चाहिए जब उसे लगे कि हाँ अब बच्चे को इस चीज़ में दिक्कत आ रही है। बालक को संपूर्ण आवश्यकता तभी मिल सकती है जब अध्यापक अपने कार्यक्षेत्र को और दायित्व को समझते हुए बालक पर ध्यान दे। तो ये हमारे तीनों इसके घटक थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। अगले क्वेश्चन हम लोग ये उठाएंगे कि शिक्षा की मुख्यधारा की विशेषताएं क्या हैं। थैंक यू।